रेशियो है वो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। लायबिलिटीज को अगर आप इक्विटी से डिवाइड करो तो वो आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मिलता है। यहाँ शेयर होल्डर्स इक्विटी, और ये कैसे हमें मिलता है, टोटल एसेट को लायबिलिटीज से आप माइनस करो तो शेयर होल्डर इक्विटी मिलती है। अब इसको आप फाइनेंशियल एनालिसिस में गियरिंग रेशियो या तो फिर लिवरेज रेशियो भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले मान लेते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आपका 2 है। इसका मतलब क्या होता है, पर यूनिट इक्विटी कंपनी के ऊपर 2 यूनिट का डेब्ट है, परसेंटेज में ये सीधा 66% हो जाता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो किसी भी कंपनी का 1 है तो उसका मतलब क्या बनता है, पर यूनिट इक्विटी कंपनी के ऊपर 1 यूनिट का डेब्ट है, यानी परसेंटेज में सीधा 50%। लेकिन स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, अगर आपका प्रोस्पेक्ट मल्टी बैगर है, सबसे पहले फिनेंस सेक्टर की बात करें तो वहां पे ये बिल्कुल 0 होना चाहिए। अब उसके सामने अगर सर्विस सेक्टर की बात करें वहां पे ये रेशियो लेस देन 0.2 फेवरेबल है। अब लास्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो वहां पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 0.4 होना चाहिए। तो आप पी रेशियो, शेयर प्राइस को आप अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करो तो पी रेशियो मिलता है। पी रेशियो टाइप्स को होता है, सबसे पहला है ट्रेलिंग पी रेशियो और दूसरा होता है फॉरवर्ड पी रेशियो। ज्यादातर जो हम सुनते हैं वो ट्रेलिंग पी रेशियो होता है, जिसमें हम पास्ट ट्रेलिंग ईपीएस को यूज किया जाता है। फॉरवर्ड पी रेशियो जहां पे हम एस्टिमेट करते हैं ईपीएस क्या होगा। मान लेते हैं कि किसी भी कंपनी का पी रेशियो 10 है, इसका मतलब ये होता है कि 1 रुपीज की अगर अर्निंग हो रही है तो उसके सामने इस स्टॉक का प्राइस 10 टाइम ट्रेड हो रहा है। अगर पी रेशियो 0 है तो दैट मींस ऐसी कंपनी अभी फिलहाल लॉस मेकिंग है और इसको अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। पी रेशियो का स्टैंडर्ड के लिए आपको इंडस्ट्री पी समझना जरूरी है। अगर पी रेशियो इंडस्ट्री पी से कम है तो ऐसे स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके उस पर एनालिसिस कर सकते हो। पी रेशियो इंडस्ट्री पी से 20% ज्यादा है तो उसका मतलब ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इसमें डाउनफॉल आता है तो वो बहुत भारी होता है। रेशियो को ग्रोथ से डिवाइड करो तो पैग रेशियो मिलता है। पी रेशियो का डिसएडवांटेज है उसको ओवरकम करता है। पी रेशियो में प्राइस के साथ ईपीएस को कंसीडर करते हैं, वाई पैग रेशियो में प्राइस ईपीएस के साथ ग्रोथ को भी कंसीडर करते हैं। किसी भी कंपनी का पैग रेशियो 1 है, इसका प्राइस बहुत ही फेयर है। पैग रेशियो ग्रेटर देन 1 है, ऐसी कंपनी आपको लोअर रिटर्न डिलीवर कर सकती है क्योंकि ये ओवर वैल्यू है। पैग रेशियो लेस देन 1 है तो ऐसी कंपनी अंडर वैल्यू है, जिसकी वजह से हाई रिटर्न डिलीवर कर सकती है। अब पैग रेशियो आपका 0 हो जाता है, ऐसी कंपनी लॉस मेकिंग है। सीक्रेट ऑफ पैग रेशियो, ऐसी कंपनी जिनका डिविडेंड काफी हाई है जैसी ऑल पीएसयू सेक्टर्स, उनका पैग रेशियो काफी लो होता है, तो जहां से आपको अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि ऐसी कंपनी फ्यूचर में काफी लोअर ग्रोथ को डिलीवर करती है। हमने अब तक हमारी सीरीज में यानी टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटीज माइनस बुक वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को सेल किया जाए तो उसका टोटल डेब्ट रीपेमेंट किया जाए, फिर शेयर होल्डर्स के हाथ में जो पैसा आएगा वही बुक वैल्यू होता है। बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर किया जाए तो स्टॉक फेयर प्राइस है कि नहीं वो पता चलता है। अगर बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम है तो वो ओवर प्राइस है, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा है तो अंडर प्राइस है। लेकिन ये कोई थंब रूल नहीं है। बुक वैल्यू कैलकुलेशन में एसेट कंसीडर किया जाता है, वो सिर्फ टेंजिबल एसेट होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स को कंसीडर नहीं किया जाता है। मार्केट वैल्यू के कंसीडरेशन में टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स का भी कंसीडरेशन किया जाता है। लेकिन सीक्रेट, अगर आपको ऐसी कंपनी चाहिए जिसका बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा हो तो आपके 3 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। उसका इक्विटी काफी कम होना चाहिए, उसका जो ब्रांड है वो अभी बड़ा नहीं लेकिन फ्यूचर में काफी बड़ा हो सकता है, वो कांस्टेंट प्रॉफिट जनरेटिंग होना चाहिए। अगर डिफरेंस बिटवीन आरओई एंड आरओसीई, सो आरओई की फुल फॉर्म होती है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड आरओसीई की फुल फॉर्म होती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो मैंने आज एक कंपनी स्टार्ट करी। अब इस कंपनी को स्टार्ट करने में मैंने 50 रुपए अपनी तरफ से इन्वेस्ट करे, 25 रुपए का मैंने लिया डेप एंड 25 रुपए मैंने इक्विटी से रेज करे, यानी अपने शेयर बेच के रेज करे। सो द टोटल इज 100 रुपीज। अब 1 साल बाद ये कंपनी 100 रुपीज पर जितना भी रिटर्न देगी उसे हम बोलेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वेयर एज इस 25 रुपए पे जो हमने अपने शेयर बेच के इक्विटी फॉर्म में रेज करे हैं, इसके ऊपर जितना रिटर्न कंपनी देगी उसे हम बोलेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी। सो बेसिकली टोटल अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट करा है उसके ऊपर जो कंपनी रिटर्न देती है उसे बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वेयर एज इक्विटी से जो पैसा रेस करा है उसके ऊपर जो कंपनी रिटर्न देती है उसे हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसी और प्लेज परसेंटेज क्या होता है? इसका मतलब है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स में से कितने परसेंट शेयर्स बैंक के पास गिरवी रखकर लोन ले चुके हैं। अगर प्रमोटर्स के पास कंपनी की 50% शेयर होल्डिंग है तो प्रमोटर इन सभी शेयर्स को बैंक में गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल प्लेज परसेंटेज अगर 99% है तो इसका मतलब है कि प्रमोटर्स के पास जो शेयर्स थे उसमें से 1% शेयर को छोड़कर बाकी सभी के सभी शेयर्स बैंक के पास गिरवी रखे हुए हैं। प्लेज परसेंटेज 1% से कम हो तो ये नॉर्मल बात है, लेकिन अगर ये ज़्यादा है तो ये कंपनी में कैश की कमी को दर्शाता है। इसीलिए अगर प्लेज परसेंटेज नहीं है तो ये अच्छी बात है और अगर ज़्यादा है तो ये बुरी बात है। 5 ways to identify a bad stock. First, debt to equity ratio. अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब उस कंपनी के डेट की वैल्यू उसके एसेट के वैल्यू से बहुत ज्यादा है। तो हमेशा मेक श्योर करें कि किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम। सेकंड इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दिस रेशियो टेल्स कि कंपनी अपने डेट के इंटरेस्ट को कितना एफिशिएंटली पे ऑफ कर रही है। सो दिस रेशियो मोर देन 2 इज कंसिडर्ड गुड। नेगेटिव सीएफओ बाय पैट इज अ रेड फ्लैग फॉर एन इन्वेस्टर, और अगर एक से ज्यादा हो तो इसे अच्छा समझा जाता है। नेक्स्ट है प्रमोटर प्लेजिंग। अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग 30% से ज्यादा है तो दैट इज एन अनदर रेड फ्लैग फॉर एन इन्वेस्टर। एंड द लास्ट वन इज मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्सेस एंटरप्राइज वैल्यू। मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम इस फॉर्मूला के थ्रू डिराइव कर सकते हैं, लेकिन एंटरप्राइज वैल्यू किसी भी कंपनी का ट्रू पिक्चर शो करता है क्योंकि उसमें डेट को भी कंसिडर किया जाता है। Also, you might be wondering, नंबर 2 इज अगर किसी कंपनी का RSI 30 से 50 के बीच है देन आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो, बिकॉज इस रेंज में जो भी स्टॉक होगा वो फेयरली वैल्यूड होगा। ऑफ कोर्स यहाँ आपका प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा नहीं बनेगा, बट आपको जो स्टॉक मिलेगा वो काफी सही रेंज में मिलेगा। एंड पॉइंट नंबर 3 इज अगर किसी भी कंपनी का स्टॉक का RSI 30 से कम है तो आप उस स्टॉक को जरूर बाय करो, बिकॉज 30 से नीचे अगर किसी भी स्टॉक का RSI है तो दिस मीन्स कि वो स्टॉक इस समय अंडर वैल्यूड जोन में है। एंड अगर आप इस समय उस स्टॉक को बाय करोगे तो आपको इस स्टॉक में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। सो इन शॉर्ट, कैंडल स्टिक में 4 कैरेक्टरिस्टिक होता है। पहला ओपन प्राइस, दूसरा हाईएस्ट प्राइस, तीसरा लोएस्ट प्राइस, फोर्थ क्लोज प्राइस। कैंडल 2 तरह का होता है, पहला बुलिश कैंडल, सेकंड बेयरिश कैंडल। बुलिश कैंडल यानी कि जब क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा होता है ओपनिंग प्राइस से तब बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये वाइट या ग्रीन कलर का होता है, वैसे आप इस कलर को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बुलिश कैंडल यानी कि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है। बेयरिश कैंडल यानी कि जब क्लोजिंग प्राइस कम होता है ओपनिंग प्राइस से तब बेयरिश कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होता है। बेयरिश कैंडल ये दिखाता है कि मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव होता है और इसका कलर रेड या ब्लैक होता है। इसी का पैटर्न है हैमर। ये तब बनता है जब प्राइस नीचे जाता है और फिर वापस ऊपर आ जाता है, जिससे एक छोटी बॉडी और लंबी लोअर शैडो बन जाती है। हैमर का मतलब है बायर्स मार्केट में वापस आ रहे हैं। और अगर ये थोड़ा टफ है समझना तो कमेंट्स में इजी लिख दो, एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बुक में आपके डीएम में सेंड कर दूंगा। सेकंड इज बुलिश एनगल्फिंग। ये तब होता है जब एक छोटी बियरिश कैंडल को अगले दिन एक बड़ी बुलिश कैंडल एनगल्फ यानी कि पूरा ढक लेती है। इसका मतलब है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है। एंड थर्ड वन, दिस इज माई फेवरेट, मॉर्निंग स्टार। ये बेसिकली 3 कैंडल्स का पैटर्न होता है, पहली बियरिश, बीच में छोटी और तीसरी बुलिश कैंडल। इसका मतलब मार्केट में रिवर्सल आने वाला है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट टिप, इन पैटर्न्स को आपको तब ट्रेड करना है जब ये एक अच्छे फॉल के बाद या फिर किसी बढ़िया सपोर्ट पर बने, और किसी जगह पर रॉन्ग सिग्नल्स भी हो सकते हैं। और जो भी हो, तो चलो आज मैं आपको 3 ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताने वाला हूं जो जब भी बनेंगे तो मार्केट में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन उससे पहले इस रील को सेव कर दो ताकि जब भी ये हो तो आप ये सब भूल ना जाओ। सबसे पहले शूटिंग स्टार। ये तब बनता है जब प्राइस पहले तो ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है, जिससे एक छोटी बॉडी और लंबी अपर विक बन जाती है। शूटिंग स्टार का मतलब है कि सेलर्स मार्केट में वापस आ रहे हैं। सेकंड, बेयरिश एनगल्फिंग। ये तब होता है जब एक छोटी बुलिश कैंडल को अगले दिन एक बड़ी बेयरिश कैंडल एनगल्फ यानी कि पूरा ढक ले। इसका मतलब है मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। थर्ड वन इज माई फेवरेट, इवनिंग स्टार। ये बेसिकली 3 कैंडल्स का पैटर्न होता है, पहली बुलिश, बीच में छोटी बॉडी और तीसरी बेयरिश कैंडल। इसका मतलब मार्केट में रिवर्सल आने वाला है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि इन पैटर्न्स पर तभी ट्रेड करना है जब ये एक बड़े राइज के बाद बन रहे हो या किसी बढ़िया रेजिस्टेंस पर बने, और किसी जगह पर ये आपको रॉन्ग सिग्नल्स भी दे सकते हैं। हैमर बना है, ये मैंने बोला था कलर मैटर नहीं करता। रेड कलर का बना, बट इट डजंट मैटर। रेड कलर का बना है तब भी ये हैमर ही है। अब इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी कि यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है? अगली अगर कैंडल हैमर के बाद हैमर से ऊपर जाती है और ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हैमर के बाद, हैमर बन गया आपका, हैमर के बाद अगली कैंडल देखो, अगर अगली कैंडल हैमर के हाई से ऊपर जाके क्लोज हो रही है
तभी आप उसके अंदर एंट्री लेंगे। तो आपकी जो एंट्री होगी वो कहां पर होगी, इसके क्लोज पर होगी, कुछ यहां पे आपकी एंट्री होगी। और आप स्टॉप लॉस कहां का लगाएंगे, आप हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है भाई।